नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। सो देयर आर वेरियस नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन। देयर आर वेरियस नेचुरल फिनोमिना based on refraction. One of those we have seen already, that is rainbow formation. Other is mirage, that is जैसे रेगिस्तान में पानी दिख जाता है या कोई हॉट अगर रोड है तो दूर में हमें पानी दिख जाता है, दैट इज़ मिराज. सो अपीयरेंस ऑफ वाटर एट फारर डिस्टेंस ड्यूरिंग ब्राइट सनी डेज, जो हॉट सनी डेज है. थर्ड इज लूमिंग. अगर हम आर्कटिक रीजन में जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ है तो पानी पर चलने वाला शिप हमको बादलों में दिखेगा, दैट इज़ कॉल्ड लूमिंग. इट इज़ अगेन द phenomena natural phenomena related based on reflection. Next is twinkling of star. Twinkling of stars, and that is the early sunrise and delayed sunset. Early sunrise and डिलेड सनसेट. तो ये सारे फिनोमिना हम देखेंगे कि कैसे ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं. वन बाय वन वी विल सी. एंड some phenomena are based on scattering also, which are discussed in this chapter. So some phenomena based on scattering are, that is sky is blue, so color of sky, color of sky. Next is sun appears red during sunrise and sunset. Sun appears red during sunrise and sunset, and the space is dark. space dark है, वो भी इसी वजह से है. space is dark. सो जब हम ये पढ़ेंगे स्कैटरिंग, तो हमने अभी एक जगह कॉम्प्रिहेंसिव लिख दिया है. स्कैटरिंग पढ़ेंगे तो उसके फिनोमिना भी देख लेंगे. तो ये जो ऊपर के फिनोमिना है वो रिफ्रैक्शन पर बेस्ड हैं, और जो नीचे के फिनोमिना है वो स्कैटरिंग पर बेस्ड हैं. यही इस चैप्टर में है. सो रेनबो फॉर्मेशन में हमने देख लिया है. नाउ वी विल सी मिराज. सो मिराज, सी that in desert areas where the sand is very hot, in desert area where sun is hot, तो वहाँ पर क्या होगा कि ऐसी जगह पर वहाँ लैंड बहुत गर्म हो जाती है. सो ऐसे केस में क्या होगा, लैंड इज़ हॉट, जो भी वहाँ की डिज़र्ट की सैंड होगी तो वो हॉट होगी. देयर एट सम फारर डिस्टेंस इट अपीयर्स ए वाटर सोर्स. देयर इट अपीयर्स वाटर source nearby.
it is called Mirage, but there is no water. But there is no water. This is called Mirage. तो इसको मृग मारीचिका भी कहते हैं कि जैसे अगर रेगिस्तान में कोई हिरन है तो दौड़ता रहेगा पानी की तलाश में, बट पानी उससे आगे बढ़ता चला जाएगा और वो मर जाएगा क्योंकि वहाँ कोई पानी होता ही नहीं है। तो अब देखिए कि लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ सम कोकोनट ट्री प्रेजेंट in desert region. So the air nearer the sand is very hot and the air above the sand it is less hot. तो इसकी कई लेयर आप ले लो, तो कई लेयर ले लीजिए। तो ये जो एयर है सबसे नीचे वाली ये हॉटर होगी और ये लेस हॉट होगी, तो ये लेस हॉट है ऊपर वाली, और ये हॉटर होगी यहाँ की एयर। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे ऊपर लेस हॉट होगी क्योंकि जो सैंड के संपर्क में आएगी वो ज़्यादा हॉट होगी। तो ऊपर का जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है, क्योंकि अगर एयर कूल है या लेस हॉट है तो वो डेंसर है, और जहाँ बहुत हॉट है तो एयर के पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो ऐसे केस में ये रेयरर है, ऑप्टिकली रेयरर। सो अब इससे कोई अगर लाइट आती है, मान लीजिए, सो लाइट जब इससे आएगी तो किसी भी मीडियम में जैसे ये पड़ी, तो अब ये रेयरर में जाएगी तो दूर हट जाएगी, तो ये दूर हट गई, दूर हट गई तो और रेयरर में जाएगी तो और दूर हट गई। फिर एक ऐसा होगा कि क्रिटिकल एंगल से ऊपर हो जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल से ऊपर होगी क्योंकि पहले भी इसे यहाँ आना चाहिए था लेकिन दूर हट गई, तो इस रास्ते पर न जाकर ये अवे हो गई, ये परपेंडिकुलर से अवे हो गई। नाउ ये मूव होते होते एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि ये एंगल, अब ये कितना दूर हटेगी, ग्रेजिंग एंगल को भी क्रॉस कर गई है, तो ऐसे केस में ये उसी मीडियम में लौट जाएगी। इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये उसी मीडियम में लौट गई और फिर धीरे धीरे ये कहीं पर लौट गई, ऐसे ऐसे हो गई। तो यहाँ पर जो आदमी खड़ा हुआ है ये, सो फॉर हिम देयर अपीयर्स अ ट्री, वो सोचता है कि लाइट जो आ रही वो कहीं पीछे से आ रही है, तो अ वर्चुअल इमेज ऑफ द सेम ट्री इज़ फॉर्म्ड बिलो इट। तो ऐसा तो वाटर में ही होता है। तो इस व्यक्ति के लिए जो यहाँ देख रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, क्योंकि मीडियम नीचे रेयरर होता गया और ये एंगल बढ़ता चला गया, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और दूर हुई तो और बढ़ा, तो इतना बढ़ गया कि अबव सी हो गया, यानी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। और फिर रिफ्लेक्शन नहीं होने लगा, अब रिफ्लेक्शन होने लगा। तो हम ये जानते हैं वाटर से भी जब एयर में जाती है रेज, तो एक ऐसा टाइम आता है जब एंगल बढ़ते बढ़ते कि वो उसी में लौट जाती है। तो उसी तरीके का ऊपर का मीडियम डेंसर है, तो डेंसर से जब भी रेयरर में जाएगी तो एक ऐसा टाइम आएगा अवे होते होते कि वो उसी में लौट जाएगी। और रेनबो के केस में भी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा है। तो यहाँ एयर की जो वेरिएशन इन डेंसिटी की वजह से ऐसा हो रहा है। सो ये हम देख सकते हैं, दैट इज़ माइरेज इन डेजर्ट। तो उसको लगेगा कि यहाँ कहीं पानी पड़ा हुआ है। बाकी द स्केल डज नॉट मैटर, आप कहेंगे कि ये सेम बनाया गया, ये ज़्यादा मैग्नीफाई करके और आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया है। सो माइरेज में कोई भी चीज़ है तो नीचे दिख जाए तो उसे लगेगा यहाँ पानी पड़ा है, तभी पेड़ नीचे दिख रहा है। दैट इज लूमिंग। लूमिंग में क्या होता है कि जैसे कोई आर्कटिक रीजन है और वहाँ शिप है, तो पानी में शिप चल रहा है,
ये इस तरीके से। तो यहाँ पर अगर कुछ इस तरीके से हिंड्रेंस भी है तो भी यहाँ ये सब आइस है, आर्कटिक रीजन है, ये आइस है। सो ये कोल्ड रीजन है, हैविंग आइस, आइसबर्ग भी मान सकते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ नीचे होगी वो डेंसर एयर होगी। तो अलग अलग लेयर ले लें एयर की, तो यहाँ पर डेंसर एयर होगी और ऊपर रेयरर होगी, क्योंकि आइस के संपर्क में जो एयर है वो डेंसर है, तो ये रेयरर है, रेयरर मीडियम। और आइस के जो इमीडिएट कांटेक्ट में होगी वो डेंसर मीडियम है यहाँ पे, मीडियम। तो कभी भी रेयरर, ये डेंसर से रेयरर में जाएगी। मान लीजिए इससे रेज उठी तो ये रेज ऐसे गई, तो ये रेज जब जाएगी तो ऊपर के मीडियम वेरिएबल रेयरर होते जा रहे हैं, तो ये इस रास्ते पर न जाके ऐसे हट गई, फिर ये और हट, अब इधर न जाके ये ऐसे हट गई, तो अपने रास्ते नहीं जा रही है, वो अपने रास्ते न जा कर के इसे ऐसे जाना चाहिए था, इसी तरीके से इसे ऐसे जाना चाहिए था। तो हर बार मीडियम के बदलने के साथ साथ इससे जो रेज निकल रही है वो अवे हो रही है, लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि क्रिटिकल एंगल से ऊपर हो गया, तो वो फिर वापस उसी मीडियम में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लौट आई, और फिर अब पास आने लगी, क्योंकि अब डेंसर मीडियम में आ रही है तो और पास आने लगी, तो और पास आने लगी। तो यहाँ पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ये दिखाई पड़ने लगा, क्योंकि वो अब इस रे को पीछे मिलाएगा, ये तो वो इस रे को पीछे मिलाएगा, सोचेगा कि यहाँ से रे नहीं आ रही, रे तो सीधी चलती है, तो उसको यहाँ पे एक ठीक उल्टा शिप यहाँ दिखाई देगा यहाँ पर, और ये लगेगा कि जैसे ये पानी है, तो उसको शिप के ऊपर शिप दिखाई देगा, सीधा नहीं देख पा रहा है क्योंकि बीच में पहाड़ आ गया है तो माउंटेन की वजह से, बट वो आकाश में देख के पता लगा लेगा कि नीचे शिप है। तो इस तरीके से नीचे की चीज़ को आकाश में देख लेना आर्कटिक रीजन में, इसको लूमिंग कहते हैं। सो इट इज़ अगेन अ फिनोमिना रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। तो ये नेचुरल फिनोमिना है। अभी तक हमने रेनबो देख लिया, मिराज देख लिया, लूमिंग देख लिया। नाउ वी विल सी द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। बिफोर दैट we will see the nature of atmosphere. Nature of atmosphere. तो हमारा एटमॉस्फेयर किस तरीके का है? सो our atmosphere is wavering in nature. किस तरीके का है? मल्टी लेयर्ड। our एटमॉस्फियर इज मल्टी लेयर्ड। तो ये मल्टी लेयर्ड है और वेवरिंग नेचर का भी है। वेवरिंग नेचर का मतलब कि उसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं और उनमें ट्रेड विंड्स चला करती हैं। सो इट इज़ मल्टी लेयर्ड एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग। changing, it is wavering in nature। तो इसमें बहुत सारे ड्यू टू मूवमेंट ऑफ एयर, इट इज वेवरिंग इन नेचर। ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है और जो लैंड के संपर्क में गर्म हवा है वो ऊपर जाती है। तो इस तरीके से एयर का वर्टिकल मूवमेंट भी होता रहता है और हॉरिजेंटली भी हायर प्रेशर से लो प्रेशर की ओर एयर जाती रहती है। सो इट इज वेवरिंग यानी हिलती डुलती। वेवरिंग का मतलब हिलती डुलती है। इन नेचर ड्यू टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। सो द डेंसिटी ऑफ एयर varies near the land is more, and बहुत ऊपर
ये तो मैं थोड़ी दूर की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप 1000 किलोमीटर या माउंटेनियस रीजन में चले जाओगे तो वहाँ 20% ही एटमॉस्फेयर है। सो 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर ही एटमॉस्फेयर 50% हो जाता है, 50% ही एयर रह जाती है। सो द डेंसिटी ऑफ एयर वेरीज, द डेंसिटी ऑफ एयर नियर लैंड इज मोर एंड इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ये घटती जाती है, इट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग अप टू 20% इन माउंटेनियस रीजन। माउंटेन पर रहने वालों को 20% एटमॉस्फेयर है, डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली एज वी मूव हायर, continuously as we move at higher height. तो इस तरीके से हायर हाइट में मूव करने पर तो ये हिलता डुलता है। इट इज़ नॉट स्टेबल, सो आवर एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टेबल। सो द actual position and the apparent position of object differs, continuously differs। एक्चुअली कहाँ पर कोई चीज़ है लेकिन वहाँ वो नहीं दिखेगी, रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी पोजीशन बदलती रहेगी। सो ड्यू टू दिस ये वेवरिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू दिस वेवरिंग नेचर, हमने बताया विंड चल रही है तो कहीं हीट की वजह से कन्वेक्शनल करंट है, गर्म हवा ऊपर जा रही है, ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ रही, तो इस तरीके से मैटर का जो ट्रांसफ़र हो रहा है उसे कन्वेक्शन कहते हैं। सो ड्यू टू दिस वेवरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी वजह से क्या होता है, द एक्चुअल पोजीशन एंड द अपरेंट पोजीशन ऑफ, जो भी होती है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार ड्यूरिंग नाइट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, जो उसकी अपरेंट पोजीशन है। सो इन सब वजहों से यही ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है। सो ड्यू टू वेवरिंग ऑफ एटमॉस्फेयर अपरेंट पोजीशन of a star and amount of light reaching to our eyes, वो भी कम ज़्यादा होती रहेगी, and amount of light reaching to our eyes varies, ये लगातार बदलती रहती है, varies। सो इस वजह से क्या होता है, विच कॉजेस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार स्टार्स। सो ये जो भी है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार अकर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगर कोई पूछे क्यों होता है, सो ट्विंकलिंग of stars is due to atmospheric refraction and their apparent position is above than their actual position, their apparent position, तो उनकी जो apparent position है वो actual position से अलग भी दिखती है। Now is higher than their actual position. Their actual पोजीशन। जैसे हम देखें कि मान लीजिए एक स्टार है
सो अगर यहाँ पर एक स्टार है तो हमारे पास जो लाइट आएगी वो सीधी नहीं आएगी, वो लाइट इस तरीके से पहुँचेगी। ऐसे क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि अलग अलग जो लेयर होंगी तो उन लेयर में देयर आर मल्टी लेयर, तो धीरे धीरे रे दबती जाएगी। क्यों दबती जाएगी? क्योंकि जो इंसिडेंट एंगल है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो वो धीरे धीरे, क्योंकि नीचे आने पे डेंसिटी एयर की बढ़ती है, सो ऊपर ऑप्टिकली ये अलग अलग लेयर हैं, सो इसलिए ये रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम, और ये डेंसर मीडियम है नीचे, क्योंकि नीचे हवा ज़्यादा है। डेंसर मीडियम नीचे 1.29 kg पर मीटर क्यूब है, बहुत ऊपर जाओगे तो वो 0.2 kg पर मीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी है, कितना फ़र्क आ जाता है। सो अब हमारी आइज़ में जब ये लाइट पड़ेगी तो ये धीरे धीरे पास आती गई, क्योंकि डेंसर में जब भी कोई चीज़ जाती है तो हमें मालूम है कि डेंसर में कोई चीज़ जाएगी तो वो दब गई, फिर दूसरे और डेंसर में गई तो और दब गई। तो इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। ये हमने पहले भी आपको बताया है कि अगर मान लीजिए कई मीडियम हैं तो किसी भी मीडियम में अगर गई तो इसमें गई, फिर और डेंसर में गई, और दबी और दबी और दबी, तो ऐसे हुआ। वही चीज़ यहाँ हो रही। बट अवर आई थिंक दैट लाइट इज़ ऑलवेज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन पाथ। तो हमारी आँखें ये सोचती हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है। तो हमारी आंखें सोचेंगी कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलती है, तो इस रे को वो सोचेंगी कि यहाँ से कहीं से आ रही है लाइट, जो कि स्टार से आ रही थी। बट आँखों के पास जब पहुँचेगी, सो इट सीम्स फॉर अस दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स एंड इट इज़ डॉटेड पोजिशन ऑफ स्टार। तो यहाँ डॉटेड स्टार बनाओ। सो ये हो गया एपरेंट पोजीशन। एपरेंट की स्पेलिंग आप सही कर लें, मैंने कहीं कहीं एक भी लिखा है, एपरेंट पोजीशन, और दिस इज एक्चुअल पोजीशन। सो इस चीज़ को आप ठीक कर लें जहाँ पर भी एपरेंट लिखा गया है। So the apparent position of is above the actual position. So this is ये ऐसा होता है। और ये भी आप दिखा सकते हैं कि नीचे चलने पर जो है डेंसिटी बढ़ती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजिंग, ये बुक में भी लिखा है। और ट्विंकलिंग इस वजह से क्योंकि वेवरिंग एटमॉस्फेयर है, तो कभी हमारी आंखों में कम रोशनी पहुंची, कभी ज़्यादा में, तो कभी स्टार ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ा, कभी कम चमकीला, और हिलता डुलता भी दिखाई देता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलवेज एवर चेंजिंग है। सो आवर एटमॉस्फेयर इज़ एवर चेंजिंग एंड द अमाउंट ऑफ लाइट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाई इट। तो at some times we receive more light from that star and at other times we receive less light from that star. So the amount of brightness and the position both are changing, and their combination of is called the twinkling of stars. So as amount of light and position both are changing due to ever changing atmosphere of एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन न लिख के आप लिख दें नेचर ऑफ, एवर चेंजिंग नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये नेचर बदलता रहता है। नेचर ऑफ एटमॉस्फेयर, अमाउंट of light and position of a star both are changing
कंटिन्यूअसली, ये लगातार बदलते रहते हैं कंटिन्यूअसली। दिस देयर कंबाइंड इफेक्ट गिव्स टिंकलिंग इफेक्ट। सो देयर कंबाइंड इफेक्ट, उसी को तारों का टिमटिमाना कहते हैं, गिव्स ट्विंकलिंग इफेक्ट। ये होता है। कहा गया है कि स्टार्स ट्विंकल बट मून डज नॉट। वाई? स्टार्स ट्विंकल but moon does not. Why? So star is a point size luminous object. So star is a point size luminous object, ऐसा है। So its position and brightness continuously changes, due to wavering nature of atmosphere and the phenomena of atmospheric refraction. Due to wavering nature of atmosphere, तो उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बार बार लिखना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये वर्ड हर जगह टीचर चाहता है, तो इस तरीके से एटमॉस्फेरिक। बट मून कैन बी कंसीडर्ड एज, मून कैन बी कंसीडर्ड as a group of millions of stars, as a group of millions of point size objects, point size जो भी है कंसीडर किया जा सकता है। स्टार्स, तो उस स्टार्स कहा जा सकता है पॉइंट साइज। सो देयर टोटल वेरिएशन, सो ऑल अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम ऑल दीज मिलियंस ऑफ पॉइंट साइज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एवरेजेस टू जीरो। तो कभी कोई पॉइंट ज़्यादा टिमटिमा रहा है, कम ब्राइट है, तो दूसरा बगल वाला ज़्यादा ब्राइट है, तो इस तरीके से जो एवरेज वेरिएशन है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सिंगल नहीं है। सो total variation, so total variation due to all these point size bright objects, तो उनकी वजह से जो टोटल वेरिएशन है एवरेजेस टू जीरो, एवरेजेस टू ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाता है। सो मून डज नॉट ट्विंकल, सो मून, कोई पॉइंट ज़्यादा टिमटिमा रहा है तो बगल वाला कम टिमटिमा रहा है, फिर बगल वाला ज़्यादा टिमटिमाने लगता है तो वो पहला वाला कम, तो सब मिला के जो हमारे पास लाइट पहुंचती है इट एवरेजेस टू ज़ीरो, उतनी ही लाइट हमेशा पहुंचती रहती है, तो उनमें वेरिएशन हम नहीं देख पाते। सो मून डज नॉट ट्विंकल, इसलिए चांद नहीं टिमटिमाता और तारे टिमटिमाते रहते हैं। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ
advanced sunrise and delayed sunset. What is the reason of एडवांस सनराइज? हम सूर्य को 2 मिनट पहले उगता देख पाते हैं हमेशा, जबकि वो अभी होराइजन से नीचे है तब भी हम उसे देख लेते हैं सनराइज। एंड जब सूरज डूब जाता है तो भी हम 2 मिनट बाद तक भी उसे देखते रहते हैं, तो 4 मिनट ज़्यादा देखते हैं। एंड डिलेड सनसेट, now this is earth and it has a belt of atmosphere जो कि 500 किलोमीटर तक फैली हुई है, बेल्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। एंड द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ लोअर लेयर इज मोर, और ये रेयरर है, तो ज़्यादा ये डेंसर है नीचे वाली लेयर, तो नीचे वाली लेयर डेंसर और ये वाली हो गई रेयरर। अब अगर यहाँ पर कोई भी पर्सन है तो होराइजन पर अगर खड़ा हुआ है तो ये पर्सन मान लीजिए होराइजन पर खड़ा है, तो सन अगर होराइजन से इसके लिए अगर सन यहाँ चला जाए इसके नीचे तो सन नहीं दिखना चाहिए कायदे से, क्योंकि इसके नीचे की चीज़ ये कैसे देख लेगा। होराइजन तो उसको तो अर्थ प्लेन दिख रही है, तो इस पॉइंट से नीचे अगर कोई चीज़ चली जाती है तो इस पर्सन को नहीं दिखना चाहिए कायदे से ये। तो मान लीजिए सन यहाँ चला गया, इसी के नीचे चला गया, तो अब धीरे धीरे होता क्या है कि सन सेट की पोजीशन बता रहा हूँ, सन ऐसे चलता है तो इसलिए ये सन सेट की पोजीशन है। राइजेज इन ईस्ट एंड गोज इन वेस्ट, तो ये नीचे चला गया सन, इसके नीचे, तो तब भी इससे जो रेज आएंगी सन से, तो सन की कुछ रेज ऐसे भी जाएंगी, सो यहाँ से जब जाएंगी तो कुछ रेज ऐसे भी जाएंगी, ये सीधे गई। यहाँ तक कोई बात नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो सीधे ऐसे ही चलेंगी स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही एटमॉस्फेरिक बेल्ट में गई तो धीरे धीरे अंदर मुड़ने लगी। क्यों मुड़ने लगी? क्योंकि वो रेयरर से डेंसर में जा रही हैं, तो धीरे धीरे ये यहाँ पर अंदर मुड़ने लगी और इसके पास पहुँच गई। तो हमने बताया कि वहाँ पर बहुत सारी बेल्ट हैं, तो बेल्ट में वो अंदर अंदर दबती चली जाएंगी क्योंकि डेंसर, तो इसको लगेगा कि सन कहीं यहाँ है, क्योंकि रेस को तो वो सोचता है कि सीधी आती है, तो सन की यहाँ पर उसे पोजीशन लगेगी, दो सन इज बिलो होराइजन। सो दैट इज ही कंटिन्यूअसली सीज continue to see the sunset even after actual sunset up to 2 minutes. So this is the case of sunset and similar is the case of sunrise. मान लीजिए वो यहाँ से इससे नीचे तो नहीं देखना चाहिए उसको सन को, बट सन नीचे है, तो सन अगर नीचे है तो वहाँ से लाइट जाएगी और तब तक जाएगी यहाँ तक, तो इस पोजीशन तक तो इससे सीधी चली जाएगी जहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि ये वैक्यूम है। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये रे इसके पास ऐसे पहुँचेगी, क्योंकि अब रे दबने लगेगी। हमने बताया पहले भी जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है तो उसमें ये बात बताई कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी फिर और डेंसर, तो जो लाइट है वो लाइट क्या होगी, दबेगी, फिर और दबेगी, फिर इस तरीके से वो दबती चली जाएगी। तो इस तरीके से इसका रोटेशन होता है, तो वैसे ही डेंसर में चलती चली जा रही है तो और दबती चली जा रही है। तो लेकिन इसको क्या लगेगा कि लाइट चूँकि स्ट्रेट डायरेक्शन में चलती है तो वो सोचेगा कि अभी तो सन है, तो जहाँ लाइट उसकी आँख पे पड़ी बस उसी को पीछे रिट्रेस कर लेगा।
and feels that sunrise has taken place. So ये हो गया सनराइज और ये हो गया सनसेट। इस तरीके से रोटेशन है, अर्थ जो है ऐसे रोटेट करती है, तो ये चीज़ उसको दिख जाएगी। सो कैसे होता है? सो इफ सन इज बिलो होराइजन, then also due to atmospheric refraction, the person standing on earth receives sunlight, वो सनलाइट रिसीव कर लेगा, सनलाइट तो रिसीव कर लेता है। एंड एट द टाइम ऑफ सनराइज, सो 2 minutes अर्लियर देन सनराइज, 2 minutes अर्लियर देन सनराइज, तो 2 मिनट पहले ही वो रिसीव कर लेगा, जबकि सन नीचे है होराइजन से। सो होराइजन का मतलब है ये चीज़, जैसे अर्थ है तो अर्थ में हम यहाँ खड़े हैं तो हमें कायदे से यहाँ तक ही दिखना चाहिए अर्थ में, तो इसको होराइजन कहते हैं। फिर इसके ऊपर आकाश है, इसके नीचे की हमें कोई चीज़ नहीं दिखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत प्लेनर एरिया है। तो अब हम इसके नीचे कहाँ देख पाएंगे? क्या अर्थ हमें गोल होती हुई दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। तो इसलिए हम ज़मीन देखते हैं और उसके ऊपर आकाश, तो यहीं पर आकाश और धरती मिलते हैं, क्योंकि अर्थ बहुत दूर तक ही आपको दिखाई पड़ेगी, लगेगा जैसे फ्लैट है, तो इसको क्षितिज कहते हैं। सो 2 minutes अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज, एंड keeps on seeing sun and keeps on seeing sun up to 2 minutes after actual sunrise, up to 2 minutes after sunrise. It is due to atmospheric repression. Here, the variation in optical density of atmospheric belt also plays a key role. Here, वेरिएशन ऑफ, क्योंकि धीरे धीरे अंदर डेंसर मीडियम होता चला गया तो वो दबती गई। वेरिएशन ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर, जो ऑप्टिकल डेंसिटी में वेरिएशन होता है ऑल्सो प्लेज की रोल। इट इंक्रीजेज टूवर्ड्स सरफेस, इट increases gradually towards surface. So we see sun 4 minutes extra than its actual sunrise and actual sunset. तो ये सारी बातें हमने बता दी। अब रह गई बात स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग क्या होता है? सो when light falls on some larger object then its wavelength, इसकी वेवलेंथ यहाँ से यहाँ तक मानो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक, और इस साइज से ज़्यादा का बड़ा ऑब्जेक्ट अगर है उससे अगर ये टकरा गई देन इट रेंडमली डिस्पर, ये सभी तरफ क्या हो जाएगी? स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन, तो बिखर जाती है। व्हेन लाइट collides
an object greater than its wavelength, then it scatters. स्कैटर का मतलब बिखर जाना. randomly in all the direction, randomly, इसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं, सब तरफ बिखर जाएगी. in all the direction. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देती है और फिर इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरता है अपनी ऑर्बिट में तो वो रेडिएशंस निकालता है. हमने बताया चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेशन से रेडिएशंस पैदा होते हैं. तो वो जब इससे हिट करेगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा, फिर जब नीचे गिरेगा तो चारों तरफ वो लाइट देगा. तो इसी से इट इज़ स्कैटरिंग. और यही चीज़ अगर ये वेवलेंथ है और छोटे से पार्टिकल से टकराती तो ऐसे केस में ये मुड़ जाएगी, तब डाइफ्रैक्शन होगा, तब स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी. सो वेवलेंथ से अगर कम छोटा साइज है, इफ साइज इज स्मॉलर देन लाइट डाइफ्रैक्ट एंड डज नॉट स्कैटर. और बड़ा साइज है तो जैसे N2O5 वाटर मॉलिक्यूल हवा में, इन सब से स्कैटरिंग हो जाती है. और साथ में वॉयलेट कलर की या ब्लू कलर की ज़्यादा स्कैटरिंग होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है. सो ये ब्लू कलर है, ब्लू वॉयलेट तो सब एक ही तरीके के हैं. सो ब्लू कलर स्कैटर्स मोर, तो इसकी साइज ये है. और व्हेन दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग. ये है. रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो अगर इसके सामने ये वाला पार्टिकल भी आ गया तो भी वो मुड़ना प्रीफर करती है, तो वो स्कैटर नहीं होगी. ये रेड है, रेड तो मुड़ जाएगी. सो ब्लू कलर्स स्कैटर मोर एज द साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज is greater than its wavelength. Blue color scatters more. ये जो फिनोमेना बताया हमने मुड़ने का, इसको कहते हैं डाइफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन, डाइफ्रैक्शन. तो अगर छोटा साइज है, दिस इज रैलीज क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग. छोटा साइज है तो नहीं स्कैटरिंग होगी, बड़ा साइज है तो होगी. सो ब्लू कलर स्कैटर्स मोर देन रेड कलर. ये चीज है. एज द wavelength of blue is short and the size of particle of atmospheric gases are greater than this. As wavelength of blue color is lesser, वो lesser होता है, then most of the particles of atmospheric gases. सो इसलिए ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है. और रेड कलर बड़ा है तो हमने यहाँ लिख दिया, इसे रेड लिख लो. सो रेड कलर, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर एक्सीड्स the size of atmospheric molecule, so it does not scatter more. Wavelength of red color exceeds. Scattering takes place only. Criteria of scattering क्या है? So Rayleigh's criteria, Rayleigh एक साइंटिस्ट थे. So what is the criteria of scattering? Now Rayleigh's criteria of scattering. ये क्या कहते हैं कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, किसी में कितनी स्कैटरिंग होगी, ये किसके प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ की 4th पावर के प्रोपोर्शनल है.
if wavelength is more then scattering is less. If wavelength is more for red होती है, then amount of scattering is less, and the other necessary condition is that the size of particle should be larger than the wavelength. The size of atmospheric particle, ये दूसरी आवश्यक इसके लिए कंडीशन है. एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल या गैसेज हों, should be greater than the wavelength of the रे, जो भी रे आ रही है, ब्लू रे हो या रेड कलर हो. सो जो ब्लू कलर हैज लेस वेवलेंथ, सो इट स्कैटर्स मोस्ट. देखो वॉयलेट का हम बहुत कम परसेंट देख पाते हैं, तो इसलिए हम ब्लू कलर की बात कर रहे हैं. ब्लू कलर हैज लेस वेवलेंथ, so it scatters most, as most of the atmospheric particle are larger than its wavelength, as most of molecules जैसे in atmosphere N2O5 CO2 वाटर मॉलिक्यूल, ये सारे मॉलिक्यूल जो हैं आर लार्जर देन ब्लू कलर, देन वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर, वेवलेंथ ऑफ ब्लू कलर. रेड कलर scatters least. ये कम स्कैटर क्यों करता है? ड्यू टू इट्स लार्जर वेवलेंथ एंड इट्स वेवलेंथ एक्सीड्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल. ड्यू टू इट्स लार्जर वेवलेंथ विच ऑल्सो एक्सीड्स. तो एक तो क्राइटेरिया के हिसाब से भी हो गया कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा लैम्डा होगा तो कम स्कैटरिंग होगी. ड्यू टू इट्स लार्जर वेवलेंथ विच एक्सीड्स मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स. जैसे कि हम लोग साउंड वेव को लें, साउंड वेव 1 मीटर की वेवलेंथ होती है, तो 1 मीटर की वेवलेंथ अगर हम देखें तो इस तरीके से होगी 1 मीटर. ये साउंड वेव की बात कर रहा हूँ. साउंड वेव उसमें भी ये क्राइटेरिया लगता है. तो अगर हमारे घर की दीवार तो 1 मीटर नहीं होती है, वो 20 सेंटीमीटर होती है, तो 20 सेंटीमीटर में ये साउंड वेव यहाँ से मुड़ के इस व्यक्ति को सुनाई पड़ जाएगा जो यहाँ पर है. लेकिन आप किसी किले की दीवार में जाएंगे तो वो करीब करीब 2 मीटर होगी, 2 मीटर की वॉल होगी. और यहाँ पर खड़े होकर मेहरानगढ़ की दीवार पर आप एक तरफ खड़े होकर ढोल नगाड़े बजा लें या कुछ कर लें, दूसरी तरफ वाला कुछ नहीं सुन पाएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ यहाँ पर मुड़ नहीं पाएगी, यहाँ डाइफ्रैक्शन हो गई. तो अगर वेवलेंथ से कम है थिकनेस तो मुड़ जाती है लाइट, साउंड भी मुड़ जाता है. और अगर वेवलेंथ से ज़्यादा है तो मुड़ नहीं पाता है, यहीं बिखर जाएगा. आप जो भी बोलेंगे वो यहीं स्कैटर हो जाएगा.
तो वेवलेंथ से बड़ी है ना दीवार, इसीलिए नहीं जा पाया। वेवलेंथ से छोटी थी तो उसने सुन लिया। तो घर में एक कमरे से बोलो दूसरे कमरे में लोग सुन लेते हैं, तो ये रेलीज क्राइटेरिया पर ही है। सो ड्यू टू दिस आवर एटमॉस्फेयर अपीयर्स ब्लू, ड्यू टू दिस स्काई अपीयर्स ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर होता है ज़्यादा और रेड कलर नहीं होता, इसलिए आवर एटमॉस्फेयर अपीयर्स ब्लू। सो एटमॉस्फेयर या स्काई, स्काई अपीयर्स ब्लू। स्काई इज ब्लू बट फॉर एस्ट्रोनॉट द स्पेस इज डार्क, व्हाई इट इज सो? Sky is blue but for astronaut जो स्पेस है appears dark या black, why it is so? As there is no atmosphere in space, so no scattering takes place there। अगर वहाँ सन की ओर देखो ना तो पता ना चले कि सुबह है कि रात है, यहाँ तो बाहर से पता चल जाता है स्कैटरिंग की वजह से। मून पे अगर आप खड़े हैं और सन की ओर चेहरा नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा दिन है कि रात। हाँ, ज़मीन पर रोशनी जरूर पड़ती रहती, उससे पता चल जाएगा। नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन स्पेस, सो नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, सो स्पेस अपीयर्स डार्क। On earth there is atmosphere and blue color scatters most, सबसे ज़्यादा यही बिखरता है, जितना एटमॉस्फेयर है वही हमारी आंखों तक पहुंचता है। ड्यू टू इट्स शॉर्टर वेवलेंथ and red color scatters least due to its longer wavelength. This results the appearance of sky as blue, results the appearance of sky as blue. Why does the sky at moon appears black? Why does the sky at moon appears black? Due to absence of atmosphere। वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है क्योंकि मून के पास इतनी ग्रेविटी नहीं है, तो वो वहाँ गैसेस पार्टिकल सब उससे भाग गए हैं। तो ग्रेविटी होनी चाहिए, अर्थ के पास ग्रेविटी है, अर्थ का मास 100 गुना ज़्यादा है, तो एटमॉस्फेरिक गैसेस भाग नहीं पाई हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस एट मून। So sky at moon is dark। For the fighter aircraft moving at higher heights, the sky appears dark due to less atmosphere। For fighter pilots
flying above 10,000 meter, sky appears dark due to less atmosphere present there. और वहाँ पर अगर कोई है तो उसको रेनबो सर्कुलर दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ होराइज़न का कंस्ट्रेंट नहीं है। रेनबो हमेशा सर्कुलर बनता है, लेकिन होराइज़न की वजह से हम नीचे का रेनबो नहीं देख पाते। बट अगर पायलट है तो वो सर्कुलर रेनबो देखेगा। तो इसके आगे भी कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट क्यों रेड होता है, तो और टिंडाल इफेक्ट क्या है, इन सभी चीज़ों को हम अगले क्लास में देखेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।